हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसआर लेच। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग समझने के लिए हमें एसआर लेच की वर्किंग पता होना चाहिए। इसलिए जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो एसआर लेच नहीं देखा है वे एक बार पहले जाके एसआर लेच वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ में आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया है ये है एक एसआर लेच का डायग्राम, जिसमें 2 नैंड गेट के हेल्प से एसआर लेच इम्प्लीमेंट किया है। और ये इसका ट्रुथ टेबल है जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर जो ये आप ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ये इतना हिस्सा जो है ये एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। और अगर हम इस डायग्राम को समझे तो हमें समझ में आ रहा है कि एसआर लेच के पहले 2 नैंड गेट लगाए गए हैं इस तरह से, और उसमें यहाँ पर एक एडिशनल इनपुट दे दिया है क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल मीन्स क्लॉक जो होती है वो लो और हाई वैल्यूज अचीव करती है टाइम के साथ। तो ये क्लॉक सिग्नल या तो 0 हो सकता है, यदि वो ट्रिगर्ड है मीन्स क्लॉक सिग्नल 1 माना जाएगा, और यदि वो ट्रिगर्ड नहीं है तो क्लॉक सिग्नल 0 माना जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक एसआर फ्लिप फ्लॉप में 3 इनपुट्स हो जाएंगे, एस, आर और क्लॉक सिग्नल। जबकि जब हमने एसआर लेच पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि वहां केवल 2 इनपुट होते थे, एस और आर। और यहाँ पर सिमिलरली जैसा एसआर लेच में आउटपुट होते होते थे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, वही यहाँ पर भी आउटपुट हमें मिल रहे हैं, सेम 2 आउटपुट। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये एक एडिशनल एक लेयर और आ जाती है एसआर फ्लिप फ्लॉप में एसआर लेच के अलावा, जो एक तरह से एक इनिशियल स्टेप का काम करती है। और इस इनिशियल स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास एसआर लेच में ही इनपुट जाता है और आउटपुट हमें मिलता है। तो अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो इस के ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स हमारे पास आ जाते हैं, क्लॉक सिग्नल, एस और आर। एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। और आउटपुट तो हमारे पास यहाँ पर सेम क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मैंने नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर लिखा है क्यू एन प्लस 1। हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक सिक्वेंशियल सर्किट है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट आउटपुट है और क्यू एन प्रीवियस आउटपुट है। तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे काम करता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, हमने क्लॉक सिग्नल के बारे में अभी डिस्कस किया कि क्लॉक जो होती है वो 0101 हो सकती है। तो यदि क्लॉक सिग्नल 0 होता है, चलिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि क्लॉक सिग्नल यदि 0 है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्लॉक सिग्नल 0 लेते हैं तो ये 0 कहाँ जाएगा, नेंड गेट में। और मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर एस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एस की वैल्यू चाहे 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि एक इनपुट तो एटलीस्ट 0 है नेंड गेट का। इसी तरह से इस नेंड गेट में भी इनपुट क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से दोनों इनपुट क्या हो गए, 1 1। अब ये दोनों इनपुट 1 1 कहाँ जा रहे हैं, एसआर लेच में। और हमने पिछले वीडियो में या ये टेबल मैंने बनाया, यहाँ देखिए आप, ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर लेच। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर एसआर लेच में 1 और 1 इनपुट जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। मीन्स जो नेक्स्ट आउटपुट होता है क्यू एन प्लस 1 वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर ही रहता है। अगर प्रीवियसली 1 था तो 1 ही रहेगा, अगर प्रीवियसली आउटपुट 0 था तो 0 ही रहेगा। इट मीन्स अगर हम क्लॉक सिग्नल 0 दे रहे हैं या हम कह रहे हैं कि हमने ट्रिगर नहीं किया है क्लॉक को, तो एसआर की वैल्यू कुछ भी हो, ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, ये क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन। एस और आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 0 0 1 1 0 1 1, चाहे कुछ भी हो, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, प्रीवियस आउटपुट ही मिलेगा। तो नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू क्यू एन, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो भी प्रीवियस वैल्यू के बराबर ही होगा। तो इसीलिए मैंने ये रिमार्क में यहाँ क्या लिख दिया है, होल्ड कंडीशन। मीन्स अगर क्लॉक सिग्नल 0 है, ट्रिगर्ड नहीं है क्लॉक,
तो आउटपुट होल्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर क्लॉक सिग्नल यहाँ पर 1 हो जाए, तो आइए देखते हैं कि क्लॉक सिग्नल अगर 1 हो तो क्या होगा। इट मीन्स हम यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू 1 लेकर ही डिफरेंट आउटपुट का एनालिसिस करेंगे। तो क्लॉक सिग्नल अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो एस और आर की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। देखिए यहाँ क्लॉक सिग्नल हम 1 1 के लिए डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, तो क्लॉक सिग्नल 1 1 1 और एस और आर की डिफरेंट वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसके लिए हम आउटपुट समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ 0 रहेगा और यहाँ पर भी 0, पहला केस ले रहे हैं 0 0, तो 0 0 पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और अगेन यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेंड गेट में क्या होगा, अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और अगेन वही कंडीशन कि अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो एस आर लेच, ये इतना हिस्सा ब्लू बॉक्स में क्या है, एस आर लेच। तो अगर 1 1 इनपुट जाता है तो आउटपुट क्या होता है, होल्ड हो जाता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा, दैट नेक्स्ट आउटपुट विल बी इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट भी प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि जब एस और आर 0 0 है तो आउटपुट होल्ड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं 0 1। अब देखते हैं 0 1 पर क्या होगा। तो हम 0 1 की कंडीशन लेके चलते हैं। अब मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर मैंने इनपुट में 0 ले लिया है और अब मैं एस पे 0 लेके और आर में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 0 गया और यहाँ 1 गया। तो नेंड गेट में एक भी अगर 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट क्या होता है बताइए आप, आउटपुट हो जाता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस दूसरे नेंड गेट की बात करते हैं, 1 और 1। तो जब 1 और 1 दोनों इनपुट्स 1 1 होते हैं नेंड गेट में, तो आउटपुट क्या होता है, 1 इंटू 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 0। अब देखिए एस आर लेच में क्या जा रहा है, 1 और 0। तो एस आर लेच में जब 1 और 0 जाता है तो आउटपुट क्या होता है, 0 1। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप समझना है तो ये एस आर लेच का टेबल बनाते आना चाहिए। तो देखिए 1 0 पे आउटपुट क्या होता है, 0 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एस अगर 1 0 इनपुट है, 1 0 इनपुट है तो आउटपुट होगा 0 1। ये मैं लिख देता हूँ 0 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब रीसेट 1 है, देखिए रीसेट की वैल्यू जब 1 है तो आउटपुट रीसेट हो गया, यानी आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1 0। अब कंडीशन हमारी क्या हो गई है, 1 0। अगर इनपुट हमारा क्या है, सेट की वैल्यू 1 है और रीसेट की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर मैं 1 और 0 लिखता हूँ, यहाँ लेता हूँ 1 और यहाँ क्या लेता हूँ, 0। अब देखिए यहाँ गया 1। अगर 1 और 1 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है यहाँ पर नेंड गेट का, 0। और जब 1 और 0 यहाँ इनपुट होता है तो 0 और इसका आउटपुट क्या हो जाता है, 1। तो इस तरह से यहाँ मिल गया 0 और 1। अगर 0 और 1 एक एस आर लेच में जाता है तो क्या होता है, देखिए 0 1 एस आर लेच में जाता है तो आउटपुट आता है 1 0। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 0। तो यहाँ क्या हुआ, आउटपुट सेट हो गया। तो देखिए जब एस यानी ये वाला इनपुट जब हाई है तो आउटपुट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सेट, यहाँ लिख देता हूँ रीसेट। इसीलिए इन इनपुट के नाम सेट और रीसेट दिए गए हैं, क्योंकि जब जब आर हाई होता है तो आउटपुट रीसेट हो जाता है यानी 0 हो जाता है, और जब एस हाई होता है तो आउटपुट सेट हो जाता है यानी हाई हो जाता है। तो इस तरह से इनके नाम डिसाइड किए गए हैं। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं 1 1। यदि इनपुट में 1 1 हो तो क्या होगा, तो
इनपुट में सेट और रीसेट दोनों की वैल्यू 1 1 लेते हैं तो समझते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी 1 लिया और यहाँ पे भी 1 लिया। अब देखिए 1 और 1 गया यहाँ पर इनपुट में, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए नेंड गेट में 1 इंटू 1 और 1 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ गया 0। तो देखिए यहाँ 0 0 इनपुट में गया और एस आर लेच में हमने देख चुके हैं कि जब 0 0 होता है एस आर लेच में इनपुट में जाता है, यहाँ पर इनपुट में क्या आ रहा है एस आर लेच के 0 0। तो अगर एस आर लेच में 0 0 इनपुट में जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है 1 1, क्योंकि यहाँ से 0 जा रहा है, यहाँ आउटपुट नेंड गेट में एक भी इनपुट 0 गया तो आउटपुट क्या होता है यहाँ 1। ये इनपुट चाहे कुछ भी हो 0 जाने पर यहाँ क्या मिलेगा 1। इसी तरह से अगर एक भी इनपुट 0 गया तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1। पर हमें यहाँ क्या चाहिए Q और उसका कॉम्प्लीमेंट, मीन्स अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आना चाहिए 0, या अगर यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आना चाहिए 1। पर यहाँ हमें सेम इनपुट आउटपुट मिल रहा है। अगर सेम आउटपुट मिल रहा है इट मीन्स ये क्या है, एक इनवैलिड कंडीशन है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट मिलना चाहिए, Q और Q कॉम्प्लीमेंट अपोजिट मिलना चाहिए। पर यहाँ हमें आउटपुट क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक इनवैलिड कंडीशन है। तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट सेम मिलने के कारण ये एक इनवैलिड कंडीशन आ जाएगी, जिसे हम रेक्टिफाई करना चाहेंगे। और इसे रेक्टिफाई करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप का सहारा लिया जाता है। तो ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जिसमें हमने देखा इसका सर्किट डायग्राम, इसका ट्रुथ टेबल और इसमें आने वाली प्रॉब्लम। इसमें आने वाली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इनवैलिड कंडीशन, जब सेट और रीसेट दोनों ही हाई होते हैं तो आउटपुट सेम आ जाते हैं, जो कि एक इनवैलिड कंडीशन है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह से हेल्पफुल होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।